जिला प्रभारी एमआईएम नागपुर। मेरे साथ में आज यहाँ पे विदर्भ के अध्यक्ष शाहिद रंगूनवाला, शहर सह प्रभारी जावेद अख्तर साहब और उत्तर नागपुर के विधानसभा अध्यक्ष सलीम खान साहब यहाँ मौजूद है। हम लोगों ने आज ये पत्र परिषद जो है आने वाले लोकसभा के चुनाव में याद रखते हुए लिया है। इसके ऊपर में हमारे क्या एक्शन होने वाले हैं, क्या हम लोगों ने इसके ऊपर में निर्णय लिया हुआ है, इसकी जानकारी देने के लिए आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए। और क्या लोकसभा में क्या एआईएमआईएम क्या उम्मीदवार उतारने वाला है? बेशक है कि नागपुर के अंदर में नागपुर रामटेक 2 लोकसभा क्षेत्र के अंदर में एमआईएम अपने उम्मीदवार उतारने वाला है और ये दोनों ही लोकसभा के अंदर में हम लोग पहले भी चुनाव लड़ते रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आने वाले लोकसभा में भी हम लोगों ने पूरी दमखम के साथ में उतरना चाहिए, ऐसा हम लोगों ने निर्णय लिया है। इस निर्णय से हम लोगों ने हमारे जो आला अधिकारी है उनको भी अवगत कराया है औरंगाबाद में और हैदराबाद में। उनसे मिले आश्वासन के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं और उसी के तहत हम आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर में कंसल्ट करने जा रहे हैं। उम्मीदवारों के नाम क्या क्या है? जैसे नागपुर रामटेक उम्मीदवार अभी नागपुर से जो है वो करीबन 3 लोगों ने अपनी उम्मीदवारी जाहिर की हुई है और रामटेक लोकसभा क्षेत्र जो कि आपको मालूम है कि ऑलरेडी रिजर्व है, उससे भी हमारी 2 उम्मीदवारी आई हुई है। इनके नाम की जो घोषणा है वो आने वाले समय में मंगलवार या बुधवार तक की जाएगी। क्या इंडिया अलायंस से क्या एआईएमआईएम का गठबंधन नहीं हुआ है? नहीं, इंडिया अलायंस के लिए हम लोग हमेशा, जैसे हमारे अध्यक्ष साहब कहते रहे हैं कि हम लोग बड़े अछूत लोग हैं, जो इंडिया अलायंस हमको छूती नहीं है और वो हमको छूना पसंद नहीं करती है, क्योंकि उनके हिसाब से हम लोग वो लोग हैं जो किसी भी अलायंस पर बैठते नहीं। पूरी दुनिया के कोई भी लोग आ सकते हैं एमआईएम को छोड़ के, अगर उनके तरफ से ऐसा कुछ भी ऑफर आया रहता तो हम जरूर उसमें रहेंगे। मतदाताओं के सामने कौन सा एजेंडा लेके जा रहे हो? मतदाता के सामने लोकसभा के जो हमारे केंद्र के हमारे एजेंडाज है वो जग जाहिर है। जैसे हमारे बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमेशा कहा है कि हमारे साथ में दलित और पिछड़े जो लोग हैं और मुसलमान जो लोग हैं, इनको लेकर जो नाइंसाफियाँ हो रही है उनको लेकर आगे बढ़ना, उनको उनके हक दिला के रखना, ये हमारे एजेंडा है। प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी, इनसे कुछ अलायंस की बातें चल रही है? नहीं, अलायंस हमारा पिछले बार था, इस बार हमारी कोई अभी फिलहाल बातचीत नहीं है, क्योंकि प्रकाश आंबेडकर साहब जो है वो इसमें महायुति में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जहाँ उनको कुछ इज्जत नहीं मिल रही है। उसके बावजूद उनकी कोशिश है कि वहाँ कुछ सीटें मिल जाए, जबकि अगर प्रकाश आंबेडकर साहब सही निर्णय लेते और हमारे साथ होते तो शायद इस बार सिनेरियो कुछ और ज़्यादा अलग होता। इन मुद्दों को लेकर रामटेक लोकसभा में और लोकसभा तो जब हम लोग उतर रहे हैं तो पूरे एजेंडा पूरे भारत के लिए हमारा सेम है, चाहे हमारा कहीं पे भी कैंडिडेट उतरे, वही वंचितों की आवाज़, मुसलमानों की आवाज़ और जो पिछड़े लोग हैं उनकी आवाज़ जो है उठाना और उनको उनके हक दिलाना, ये हमारे पूरे इंडिया में हमारे मुद्दे। विकासनामा क्या रहेगा? विकासनामा के लिए हमारा पार्टी का जो एजेंडा है वो आने वाले समय में हमारे अध्यक्ष साहब जो है वो सबके सामने रखेंगे और वो जो एजेंडा रहेगा वो आपके सामने में पूरा मिलेगा 1-2 दिन के बाद। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है कि हमें संविधान बचाना है और संविधान बचाने के लिए हमें काम करना है देश में। क्या लगता है आपको, मतों का विभाजन नहीं हो रहा है? मतों का विभाजन अगर पूरे 543 सीट में से सिर्फ 8 या 10 सीटों पर होता है तो ये सोचना ही गलत है, क्योंकि अगर 10 सीटों के ऊपर में मत विभाजन हो रहा है तो इंडिया ने हमको या एनडीए ने हमको अपने साथ रखना चाहिए। जब अगर वो नहीं रख रहे हैं तो हमारा भी हक है इसी लोकतंत्र के तहत कि हमने भी अपने विचार रखने चाहिए और हमने भी अपने ऑप्शन रखने चाहिए जनता के सामने में कि हम उनके लिए क्या लगाएं। क्या बताना चाहोगे नागपुर और रामटेक लोकसभा के जो मतदाता है उन्हें क्या आह्वान करेंगे? मैं नागपुर और रामटेक के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम ये जो सोच के बैठे हुए हैं कि एमआईएम के थ्रू हम जीत नहीं सकते, तो बहुत गलत हमारी सोच है। हम नागपुर और रामटेक में करीबन 21% जो है मुसलमान और करीबन 34% के करीब में दलित और पिछड़ा वर्ग है, जो अगर इकट्ठा आ जाए तो करीबन 54-55% के करीब में होता है और ये अपनी ताकत के थ्रू अपने लोगों को लोकसभा में भेज सकता है और अपनी आवाज़ों को वहाँ तक पहुँचा सकता है। मुस्लिम लीग भी है, वो भी हाई है आपका, फिर क्या उनसे कोई बातचीत वगैरह हुई है? मुस्लिम लीग जिस तेजी के साथ में आगे बढ़ी थी, उन्होंने अपने जो लक्ष्य है उन्होंने वो छोटा कर लिया और वो
कांग्रेस के साथ में जाके बैठ गई। आज कांग्रेस और मुस्लिम लीग में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं रह गया है, लेकिन एमआईएम जो है वो पूरे देश के अंदर में अपने एजेंडास और अपने मोटोस को लेकर आगे बढ़ रही है। चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो औरंगाबाद में हो, महाराष्ट्र में हो, तेलंगाना में हो, ऐसे सभी जगहों के ऊपर में पार्टी अपने संसद खड़े कर रही है। तो इनके जो एजेंडे हैं वो बड़े हैं। नहीं, आपने कहा कि कांग्रेस के साथ में जाके मुस्लिम लीग बैठी है, क्या आपका कांग्रेस से विरोध है क्या? हमारा किसी से भी विरोध नहीं है। हमारा विरोध सिर्फ उन लोगों से है जो कॉन्स्टिट्यूंसी पे नहीं, जो संविधान पे नहीं चल रहे हैं, जो आवाज सामने जो कुछ और करते हैं, पीछे कुछ और करते हैं, बोलते कुछ है, करते कुछ है, जिनकी करनी और कथनी में फर्क है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, दोनों की ही करनी और कथनी में फर्क है। किस प्रकार से आप बोल रहे कि कांग्रेस जो है वो भी संविधान विरोधी, ऐसी आपका कहना है? संविधान विरोधी नहीं दिखना ये अलग चीज होती है, और एक संविधान विरोधी दिखना एक अलग चीज होती है। कांग्रेस जो है भले ही दिखे ना, लेकिन उन्होंने कभी भी इन लोगों जो पिछड़ा वर्ग है और जो मुस्लिम वर्ग है, इनके लिए जो 70 सालों में काम होने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं किया। अगर वो करती तो आज ये पूरा का पूरा जो मतलब ये जो पिछला वर्ग है, दोनों के दोनों, ये आज कांग्रेस के साथ मजबूत से जुड़ा होता और कांग्रेस आज इस हाशिए पर नहीं होती। मेरा एक आखिरी सवाल है कि आप कांग्रेस के साथ भी नहीं है, इंडिया अलायंस के साथ भी नहीं है, वंचित के साथ भी नहीं है, क्या नागपुर और रामटेक से लोकल लेवल पे कोई संगठन या फिर किसी पक्ष के साथ आप अलायंस करना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बोलना गलत है कि हम किसी के साथ नहीं हैं। एक्चुअली हमारे को कोई अपने साथ नहीं रखना चाहता है, ये पहला उसका जवाब है। दूसरी बात ये है कि नागपुर से कई वंचित जो अपने संगठन है वो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, और काफ़ी लोग जो है वो जुड़ भी चुके हैं। कई लोगों के हमारे को प्रपोजल आए हुए हैं, उनके साथ में एक आध 2 दिन के अंदर में बैठ के हम अपने सारे चीज़ों को तय करेंगे और आने वाले समय में मिलकर एक कंसेंसस उठाएंगे। बीजेपी की बी टीम का भी आपके ऊपर में आरोप लगाया जाता है। बेशक है, हम बी टीम कहलाए जा सकते हैं, क्योंकि हम जो है अलग लड़ रहे हैं और जोर दे रहे हैं और ताकत से लड़ रहे हैं, और हम कांग्रेस का नाम लेकर जीत कर वोट लेकर फिर हम बीजेपी में नहीं जाते हैं। देश में कितनी सीट लड़ा रहे हो? ओवैसी जी देश में जो है वो अलग अलग जगहों पे जो भी सीटें लड़ा रहे हैं उसका खुलासा वो खुद करेंगे, और अगर आने वाले समय में मेरा ख्याल है ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, 8 दिन के अंदर में आपको सारे लोग मिल जाएंगे। अंदाजन का नहीं बता सकते, लेकिन विदर्भ के अंदर में जो है हम 4-5 सीटें जो है वो पूरी ताकत से लड़ा रहे हैं। मैं नागपुर की बात करूंगा, आप पिछले बार यानी विधानसभा की बात करूंगा। बंटी शेट्टी को जो है हराने में एमआईएम का बहुत बड़ा हाथ था और बीजेपी को वहां से चुन के लाया गया। आप अच्छे से अगर उस लास्ट टाइम के इसका अलायंस करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो एनालिसिस में आपको पता चलेगा कि जितने वोट एमआईएम ने लिया है उससे बहुत ज़्यादा वोट अलग अलग छोटे छोटे घरों ने लिया है। तो उन सबको हक है, एमआईएम को नहीं है, ऐसा तो नहीं कहना चाह रहा है। क्योंकि अगर सब लड़ सकते हैं तो एमआईएम भी लड़ सकती है, और एमआईएम के अपने वोट बैंक है। इनके मतों का विभाजन के कारण कांग्रेस चुन के आई सिर्फ अकेले एमआईएम का नहीं है, बीजेपी चुन के आई। सिर्फ अकेले एमआईएम ने नहीं लिया ना, जितने एमआईएम ने लिया उससे बहुत ज्यादा छोटे छोटे घरों ने और भी लिया। क्या उनके ऊपर कोई उंगली उठाएगा, या सिर्फ एमआईएम के ऊपर ही उठाएगा? मैं मोहम्मद शाहिद रमूनवाला, एमआईएम का विदर्भ अध्यक्ष, आप सब लोगों का यहाँ स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आगामी कुछ दिनों के अंदर में लोकसभा के चुनाव विदर्भ के अंदर में होने वाले हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन विदर्भ के अंदर में 4 से 5 सीटों पर मजबूती के साथ में चुनाव लड़ने जा रही है, जिसके अंदर में नागपुर, रामटेक, चंद्रपुर में हमारी बातचीत चल रही है, और अकोला, ये 4 सीट अभी हमने आइडेंटिफाई किया है। इसके अंदर में और 1-2 सीट शायद बढ़ सकती है। इसके साथ ही अकोला वेस्ट के अंदर में बाई इलेक्शंस है, वहाँ के आमदार का कुछ दिन पहले निधन हो गया था, उसका एक बाई इलेक्शन भी वहाँ होने वाला है। तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकोला वेस्ट से बाई इलेक्शन भी लड़ रही है। हम इन सभी सीटों के ऊपर में हमारे उम्मीदवारों से बातचीत चल रही है। 2 दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष साहब से भी मीटिंग हुई है, उन्होंने हमें सकारात्मक जवाब दिया है और उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। 1 से 2 दिन के अंदर में, जैसे नागपुर और रामटेक और चंद्रपुर का जो सवाल है, बुधवार के दिन उसका नॉमिनेशन का लास्ट डेट है, तो आज रात में या कल हम उसको, हमारे वहाँ के कैंडिडेट्स फाइनल्स होंगे। कुछ लोगों ने हमारे फॉर्म्स भी लिए हुए हैं, पार्टी के बी फॉर्म का इंतजार है। जैसी पार्टी के बी फॉर्म्स आएंगे मंगलवार के दिन या बुधवार के दिन हम नॉमिनेशन फाइल करेंगे इसके अंदर। आपने कहा कि रामटेक, नागपुर यहाँ से और चंद्रपुर से
वहाँ पे दिग्गज नेता ही खड़े हुए हैं। एक तरफ वडट्टीवार कांग्रेस के नेता है, यहाँ से विकास ठाकरे कांग्रेस के नेता और रश्मि बर्वे कांग्रेस के नेता है। क्या उनको यानी मतों के विभाजन के कारण को क्या AIMIM का क्या रोल है? नहीं, मत विभाजन की इसके बात नहीं है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है और संविधान हमें जो है एक इलेक्शन लड़ने की आज़ादी देता है, हमें हक देता है। हम अपनी अगर ताकत नहीं दिखाएंगे, आज देख रहे हैं छोटे छोटे गढ़े हैं, वो जो कहीं अस्तित्व में नहीं है वो भी जाके इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पूरे देश के अंदर में एक अच्छा नेटवर्क है। 16 स्टेट के अंदर में हमारी पार्टी काम कर रही है। और मत विभाजन का अगर सवाल है तो 2019 के अंदर जो लोकसभा चुनाव हुए थे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सिर्फ 3 सीटों के ऊपर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। अगर मत विभाजन का अगर बात होता तो 303 सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। हम तो सिर्फ 3 सीट के ऊपर में चुनाव लड़े थे, जिसके अंदर में हमने हैदराबाद को जीता। हमने 22 साल की शिवसेना के राज को औरंगाबाद में ध्वस्त किया और किशनगंज के अंदर में हमारे कैंडिडेट ने 3.5 लाख से ज्यादा वोट लिया। तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत है, क्योंकि हम जहां भी लड़ रहे हैं पूरी ताकत के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। आपने कहा कि रामटेक, नागपुर और चंद्रपुर में ही लड़ेंगे, गढ़चिरौली भी है, वहाँ पे क्या उम्मीदवार नहीं रहेगा? गढ़चिरौली का हमारा जहाँ जहाँ संगठन मजबूत है, गढ़चिरौली के अंदर में हमारा संगठन अभी उतना नहीं है। हमने 6 महीने पहले ही वहाँ पे संगठन को खड़ा किया है। जहाँ जहाँ हमारा संगठन मजबूत है, हम पूरी ताकत के साथ में वो चुनाव लड़ रहे हैं। बुल्ढाना के अंदर में भी हमारी बातचीत चल रही है। बुल्ढाना में अगर हमें कोई अच्छा कैंडिडेट मिला तो हम बुल्ढाना में भी इंशाल्लाह अपना कैंडिडेट देंगे। अमरावती SC रिजर्व है। हमारे जो महाराष्ट्र के महासचिव अब्दुल नाजिम साहब वहाँ पर सर्च कर रहे हैं। अगर वहाँ पे अगर हमें कोई अच्छा कैंडिडेट मिला, वहाँ पर कुछ दूसरी पार्टी के साथ में भी हमारी बातचीत चल रही है, तो हो सकता है अगर उनके साथ में अगर हमारा गठबंधन हुआ तो वो अगर वहाँ चुनाव लड़ते तो उनके समर्थन में बस ये आज कल तक हम इंशाल्लाह उसके अंदर, क्योंकि परसों के दिन जो है नॉमिनेशन का लास्ट डेट है और परसों नॉमिनेशन भरना है, तो हम कल शाम तक या परसों सवेरे हमारे नॉमिनेशन की हमारे जो भी कैंडिडेट है उसको डिक्लेयर करेंगे। अगर हमारे को पार्टी की तरफ से उसके बी फॉर्म्स आते हैं तो हम बिल्कुल उसके अंदर में अपने उम्मीदवार को डिक्लेयर करेंगे।